हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज। आज आपका जो ईएमए का चैप्टर टेस्ट हुआ था उसका हम वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, वेटेज इसका 1 to 2 क्वेश्चन यू विल सी इन योर एग्जाम। इसके साथ साथ लास्ट 5 ईयर में 81 क्वेश्चन पूछे गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटेंसिटी, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, जनरल इक्वेशंस ऑफ ईएम वेव्स एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। दीज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर। अभी ये करके आपके जो 25 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज इन द डायलेक्ट्रिक ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज। तो ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा गया है और उसके बारे में आपको बताना है कि व्हेन द पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो इन द कैपेसिटर, डिस्प्लेसमेंट करंट कब फ्लो करता है, एंड यू हैव टू टेल मी अबाउट द कंडीशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले यार डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। आई डी इज इक्वल टू, हमें पता है एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक है, अब फाइव को वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो सबसे पहले फाइव को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम फाइव को लिख सकते हैं ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, अब इसको अगर हम बोल दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है, सॉरी एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो ये आपका आ जाएगा डी ई बाई डी टी, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को वी कैन राइट वी बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वी बाई डी लिख देंगे। तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी ऑफ वी बाई डी। ठीक है, अब यहाँ पे डी को भी कांस्टेंट मान लेते हो, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, इंटू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि आई डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी टी। तो वेन एवर देर इज अ वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी टी, देन ओनली द आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देर शुड बी सम चेंज इन द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 to the power 14 हर्ट्ज is propagating along z axis. The amplitude of electric field is 4 volts per meter. If epsilon naught is this, then average energy density of the electric field will be। तो आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताना है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होगा बच्चों, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इट विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, तो उसके उसी से रिलेटेड एवरेज एनर्जी डेंसिटी हम कैलकुलेट करें। अब इसको दोबारा लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई बाय रूट टू, या फिर ई नोट बाय रूट टू और इसका स्क्वायर। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं वैल्यूज़ आपको क्या क्या दे रखी है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड इज गिवन, तो ई नोट लिख लेते हैं, ई नोट बाय रूट टू का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एप्सिलॉन नोट इज ऑल्सो गिवन, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है 8.8 इंटू 10 to the power -12 इन ऐसा यूनिट्स, इंटू ई नोट इज ऑल्सो गिवन एज 4 डिवाइडेड बाई रूट टू इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम अप एज 35.2 इंटू 10 to the power -12 जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी आ गई। तो आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिकम्स द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ माइक्रोवेव, एक्सरेज, इंफ्रारेड, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स एंड विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर डिनोटेड बाय दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, जो सबसे दूर तक प्रोपोगेट कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे ना इनमें से रेडियो वेव्स आर द वन जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, राइट, एंड गामा रेज की सबसे कम होती है। ये हमें पता है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। गामा रेज आर वेरी हाई एनर्जी वेव्स, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड हाई एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी डेफिनेटली। इतना सारा कोरिलेशन बनाकर यू कैन से कि गामा रेज आर द वन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम होगी। और रेडियो वेव्स उसका उल्टा, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, लो एनर्जी होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, तो इनकी वेवलेंथ डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है। तो इस दो से ही हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं कि गामा रेज विल बी हैविंग द मिनिमम वेवलेंथ एंड रेडियो वेव्स विल बी हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद एक्स रेज, यूवी, इनका भी अरेंजमेंट अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर क्वांटम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ द वेव। तो हमें पता है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हमें यहाँ पे क्या पता है यार कि ब्लू और येलो में से वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको बचपना याद दिलाता हूँ, VIB GY
ओ आर, ठीक है, आर हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ, वी इज हैविंग द मिनिमम वेवलेंथ। तो यहाँ पे ब्लू की वेवलेंथ कम है और येलो की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो येलो की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से येलो की एनर्जी कम और ब्लू की एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, तो आपका सीक्वेंस जो आना चाहिए दैट शुड बी हैविंग 2 पहले आना चाहिए और 1 बाद में, बिकॉज येलो की एनर्जी कम है और ब्लू की ज़्यादा है। तो 2 and 1 का पैटर्न ढूंढो आप, 2 and 1 का पैटर्न, पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। देखो तो अपने पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं 2 and 1 और 4 और 3। अब इसमें देख लो रेडियो वेव्स एंड एक्स रेज, तो एक्स रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है एंड रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होती है ना। तो देन वी विल डेफिनेटली वी कैन से दैट कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए मीडियम, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपोगेट करती है तो एनर्जी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एनर्जी इक्वली डिवाइड हो जाती है ना, तो बिकम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो बराबर डिवाइड होती है, तो वी कैन से कि दे विल बी हैविंग इक्वल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय this when t and x where t and x are in seconds and meter respectively, it can be inferred that, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको इक्वेशन दे दी है और उस वहाँ से आपको बताना है कि क्या इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, अगर ई नोट कोस ओमेगा टी प्लस समथिंग, तो आप देखो ओमेगा यहाँ से आपको मिल रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻⁷, ठीक है जी, एंड ई नोट इज़ 10, तो एम्पलीट्यूड इज़ 10, तो हम ऑप्शन ये थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब ओमेगा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं बेटा। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम पहले ओमेगा को लिख देंगे 2π न्यू के बराबर, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी बिकम्स वेवलेंथ, ठीक है। तो यही सॉल्व करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू हमें पता है, और न्यू यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 10⁻⁷/2π हमारा आंसर आएगा यहाँ से। तो देन इट विल बी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई न्यू इज़ 10⁻⁷, और नीचे 2π था तो ऊपर 2π चला गया, दिस बिकम्स 60π एंड 60π इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 188.4 मीटर्स। तो स्टेटमेंट 1 बिकम्स एंड स्टेटमेंट 3 बिकम्स करेक्ट, हैंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 23.9 GHz propagating along the positive z axis in free space, the peak value of electric field is this, which among the following is the acceptable magnetic field component in the electromagnetic wave, ठीक है। तो आपको पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नॉट की वैल्यू आपको दे दी एंड फ्रीक्वेंसी दे दी, तो हम गिवन वैल्यू सबसे पहले लिखते बेटा, न्यू इज गिवन एज 23.9 GHz, राइट, एंड ई नॉट इज गिवन एज 60 वोल्ट्स पर मीटर, तो ऐसा यूनिट में दे रखा है, वो गीगाहर्ट्ज़ में दे रखा है। अब यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड की जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, तो B इज इक्वल टू बी नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है जी। अब k क्या होता है, k इज इक्वल टू 2π/λ, ये सबको पता है, तो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो राइट k इज इक्वल टू 2π/λ था, तो इसी को 2π न्यू बाई सी भी हम लिख सकते हैं, तो हम वैल्यूज़ रखेंगे। 2π न्यू इज गिवन एज 23.9 GHz है, तो 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाय c इज़ 3 × 10⁸, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 0.5 × 10⁻³ और पर मीटर, ठीक है, पर मीटर, ये आपका आ गया k का वैल्यू, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ओमेगा वी नो दैट इट इज़ 2π न्यू, तो 2π न्यू होगा तो 2π इंटू न्यू की वैल्यू आपको 23.9 × 10⁻⁹ दे रखी है, ये आपका आएगा 1.5 × 10⁻11 हर्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें k मिल गया, ओमेगा मिल गया, अब इसके अंदर हम जो जनरल इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, फिर हमारा इक्वेशन मिलेगा, राइट। तो इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं यार कि वी नो दैट बी नॉट ई नॉट इज इक्वल टू सी होता है, तो वहाँ से हम बी नॉट की वैल्यू और निकाल लेते हैं। बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी, तो बी नॉट इंटू सी इज इक्वल टू ई नॉट होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई सी, सी इज़ 3 × 10⁸, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ये आपको बी नॉट मिलेगा। अब हम बी की इक्वेशन में इनको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हैंस बी इज इक्वल टू बी नॉट जो कि आपने निकाला 2 × 10⁻⁷ इंटू साइन ऑफ के जेड, के की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 0.5 × 10⁻³ इंटू जेड माइनस ओमेगा, ओमेगा इज़ 1.5 × 10⁻11 इंटू टी, और ये आपका आ गया बी का इक्वेशन। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर बी, राइट।
तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन is propagating along z direction. If the electric field component of this wave is in the direction I plus j, then which of the following is the direction of magnetic field component? ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो अगर मैं ऐसे प्लॉट करूँ I प्लस जे, तो देखो बेटा कोई I कंपोनेंट रहेगा, कोई J कंपोनेंट रहेगा, तो I प्लस जे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इससे अगर 90 डिग्री पे बात करें, 90 डिग्री, तो ऐसे 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, इस 90 डिग्री की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई कंपोनेंट विल बिकम माइनस आई, और जे कंपोनेंट क्या रहेगा, जे तो जे ही रहेगा। तो दिस पॉइंट विल बी माइनस आई कोमा जे। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन भी आपको इस तरीके से निकाल सकते हो। तो दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन, और 90 डिग्री का डायरेक्शन हुआ दैट इज माइनस आई कोमा जे। तो हम इसमें से जो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा वो टिक कर देंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जो कि 90 डिग्री टू द इनिशियल डायरेक्शन आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एन EM वेव फ्रॉम एयर एंटर्स अ मीडियम, द इलेक्ट्रिक फील्ड आर दीज एंड दिस, E1 एंड E2 दे दिया, E1 दिया एयर में एंड E2 इज गिवन इन मीडियम, वेयर वेव नंबर K एंड फ्रीक्वेंसी न्यू रेफर टू देयर वैल्यू इन एयर। ठीक है जी, कोई बात नहीं। द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो हमें म्यू की वैल्यू 1 दे दी गई है। इफ़ epsilon r1 and epsilon r2 refer to the relative permittivity of air and medium respectively, which of the following option is correct? तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, यानी कि रेशियो ऑफ epsilon r1 एंड epsilon r2 आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बोल सकता हूँ कि v वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ए v इज इक्वल टू 1/√μ इंटू एप्साइलन। ठीक है बच्चे, यहाँ से वेलोसिटी इन एयर, अगर हम यहाँ पे इक्वेशंस देखते हैं तो E1 दिया आपको, E2 दिया, तो यहाँ से वेलोसिटी इन एयर अगर हम देखें तो दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी के की वैल्यू आ रही है वेव नंबर, वो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे और इधर देखोगे तो दैट यहाँ से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो के अगर मैं देखूँ फॉर एयर, वेलोसिटी इन एयर उसकी बात करें तो ओमेगा बाई के होता है, तो यहाँ पे के सेम है, ये सी के बराबर है। ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी इन मीडियम वो बात करें तो यहाँ पे ओमेगा और के जो है वो 2k के बराबर आ रहा है, यहाँ से इक्वेशन से हम देखेंगे। ठीक है, तो दैट बिकम्स c/2। तो पहले c था, ओमेगा बाई के सी था, तो ओमेगा बाई 2k की वैल्यू क्या आएगी, c/2। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी इन मीडियम मिल गई बेटा। और μ1 एंड μ2 आपको 1 दे रखे हैं बिकॉज नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ε, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दी मैंने। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, वेलोसिटी आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द इफ़ दीज आर द डायरेक्शन मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 की रेशियो बतानी है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम कर देंगे। तो वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम इज इक्वल टू अंडर एप्सिलॉन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन अंडर एप्सिलॉन, उल्टा है ना, थोड़ा ऊपर मीडियम आएगा, मीडियम और नीचे एयर। ठीक है, तो एप्सिलॉन r1 अभी क्या दे रखा है, इफ़ दीज एंड दीज आर रिलेटिव परमिटिव एयर, एयर का आपको एप्सिलॉन r1 है और मीडियम का r2 है। ठीक है, तो अपन ऊपर आ गया एप्सिलॉन r2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r1। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम की बात करें तो दैट इज सी डिवाइडेड बाय c/2, तो आपका क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से अब आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो इसका स्क्वायर हम ले लेते हैं, स्क्वायर वी विल डू। तो स्क्वायर लेने के बाद हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन r1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r2, इधर लेफ्ट में भी स्क्वायर ले लिया, राइट में भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो दैट बिकम्स 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इधर r2/r1 था, हमने r1/r2 किया तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/4। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस, वेयर E, Z एंड T आर इन वोल्ट पर मीटर, मीटर एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, Z इज इन मीटर एंड T इज इन सेकेंड। द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर K। ठीक है, तो वेव वेक्टर K या वेव नंबर K की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। ठीक है, तो EM वेव का इक्वेशन आपको लिख के दिखा रहा हूँ मैं, हमने पहले भी लिखा था जी। E इज इक्वल टू E0 cos ऑफ KZ माइनस ओमेगा टी। ठीक है,
अब यहाँ से v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, और ये आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ ई एम वेव, v इज स्पीड ऑफ ई एम वेव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन जो दिया है उस इक्वेशन को लिखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, ठीक है। तो e इज इक्वल टू आई इंटू 40 कॉस के जेड माइनस 6 इंटू 10⁸ टी। तो यहाँ से मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ और ई नोट निकाल सकता हूँ। तो ई नोट आपका आ गया, ई नोट इज़ 40 आई एंड ओमेगा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁸, ठीक है। ये दो वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, आई विल फाइंड आउट वेव फैक्टर के इज इक्वल टू, के का मुझे पता है ओमेगा बाई न्यू होता है, ओमेगा बाई न्यू, ओमेगा बाई वी, सॉरी ओमेगा बाई वेलोसिटी ऑफ द वेव, वी, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, और यहाँ पे हमने वेलोसिटी वी लिया ना, तो यही लेंगे, ठीक है। तो आपका k इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, बिकॉज v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, राइट। अभी यूज़ किया था, देखो अभी बताते हैं आपको, ओमेगा बाई के इधर यूज़ किया, ये रहा। तो आपका जो के आ गया वो ओमेगा बाई वी आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा बाई वी जो है, इसमें वैल्यूज अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ओमेगा हमें पता है और वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। v आपको एयर दिया है तो हम, अच्छा वैक्यूम दे रखा है तो v हमें पता है 3 इंटू 10⁸, तो हम k निकाल सकते हैं। ओमेगा हमने निकाला जो कि इक्वेशन से मिला, कंपेयर करके 6 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से जो आपको ऑप्शन मिलेगा बेटा, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 ऊपर का आपका आ गया, k का आता है पर मीटर, ठीक है, तो मीटर नेगेटिव आएगा, तो 2 पर मीटर है ना, तो 2 पर मीटर, तो दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट रीचिंग द अर्थ इज दिस। तो इंटेंसिटी दे दिया, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूमिंग द लाइट टू बी प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव। प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव है, तो यहाँ से हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको क्या बताएं, एम्पलीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है, यानी ई नोट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको रीसिम्प्लीफाई करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से मुझे ई नोट की जो वैल्यू मिलेगी, ई नोट इज इक्वल टू 2i डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट सी और इसका अंडर रूट, ठीक है। अभी इंटेंसिटी आपको दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एंड सी इज़ आल्सो अ कांस्टेंट। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे बेटा, 2 इंटू 1380 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू सी 3 इंटू 10⁸, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1.02 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो यानी अभी हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर जो है, ये हमारा ई नोट आ गया। तो हमें कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमें कैलकुलेट करना था, बट अभी ऑप्शन हमारा कोई भी इससे मैच कर नहीं रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो दैट विल बी 1.02 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। बट इसको अगर हम कुछ और करके देखें तो 10⁻³ है, अच्छा इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चा ऑप्शन इसमें जो है क्वेश्चन में गलत है, बिकॉज दीज आर इन टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखे हैं, बट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा 1.02 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब इज द राइट आंसर। तो आप इसको कंपेयर करना। फॉर नाउ वी आर हाईलाइटिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। About 5% of the power of 100 watt light bulb is converted to visible radiation. What is the average intensity of visible radiation at a distance of 1 meter from the bulb? तो 1 मीटर दूरी पर आपको इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 5% का पावर बल्ब है, तो 100 वाट इज द इनपुट पावर, 5% है, तो आपका लाइट में कितना कन्वर्जन हुआ, टोटल पावर दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट इज 5 वाट्स, ठीक है। 5 वाट जो एनर्जी है, पावर है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक स्पेरिकल फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। हमें इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो 4πr² है। अब यहाँ पे पावर आपको 5 दिया है एंड 4π, और रेडियस आपको गिवन है 1 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आपको मिलेगा जो 5/4π दैट इज 0.4 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है, ये एवरेज इंटेंसिटी रहेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम दिस बल्ब, राइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो 0.4 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. A parallel plate capacitor having plates area A and plate separation D is joined to a battery of EMF V and internal resistance R at a t equals to 0. Consider a plane surface of area A by 2 parallel to the plate and situated symmetrically between them. Find the displacement current through this surface as a function of time. ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है. तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट अभी आपको बताया था आई डी इज इक्वल टू एप्साइल नोट डी फाई बाई डी टी. ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिक है तो फाई इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्ट ई लगा लेते हैं. राइट, तो अब इसको हम वैल्यूज़ को फिर से लिखते हैं एप्साइल नोट डी बाई डी टी. अब आपको जो है डी बाई डी टी इंटू अब इसको चार्ज को लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, तो हम ऐसे कर लेंगे सी वी बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ मैं, और 1 माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया मैंने. ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, बाकी एज इट इज़ लिख दिया. तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका इक्वेशन हमारा मिल गया. राइट, तो इसको अगर लिखें आई डी इज इक्वल टू सी वी बाई 2 टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपका बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा और ई की पावर माइनस टी बाई टाउ और क्या रहेगा पावर से ही दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज सी वी बाई 2 टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू. अब मुझे क्या पता है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में और कुछ दिया हुआ है. टाउ की वैल्यू सी आर दे रखी है एक तो, और बाकी हम इसी के अंदर हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे टाउ को सी आर के बराबर. ठीक है, तो सी आर के बराबर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. तो आई डी इज इक्वल टू फिर आपका ऊपर वी बच जाएगा और नीचे 2r बच जाएगा. सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी बाई 2r ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू सी आर. ठीक है, तो दिस इज द न्यू इक्वेशन फॉर आई डी जिसमें मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया टाउ इज इक्वल टू सी आर. ठीक है जी, अब यहाँ से अब करेंगे इसको ई टू द पावर माइनस टी इंटू सी आर है. ठीक है, इसको c इज इक्वल टू हमें पता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होता है कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए. तो अब c को सब्सटीट्यूट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ताकि हम किसी भी ऑप्शन से इसको मैच कर सके. ठीक है, तो अब c को सब्सटीट्यूट करूँगा v बाई 2r को एज इट इज़ रख लूँगा ई टू द पावर माइनस टी और c को रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट a r और d ऊपर चला जाएगा बेटा माइनस टी डी अब अपॉन एप्सिलॉन नॉट a r. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा ऑप्शन बी से मैच हो गया. ठीक है, तो ये फाइनल स्टेप सिंपली हमने ऑप्शन से मैच करने के लिए किया बिकॉज यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है. तो कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें पता था, तो फाइनली बाकी हमें केवल डिफरेंशिएट करना था, बाकी वैल्यूज हमें गिवन थी. ठीक है, अभी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. EM वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस एंड दिस. बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखे हैं. अब आपको इनके बीच का रिलेशन थोड़ा सा बताना है. देखो हम EM वेव के लिए ना दो चीज़ें पता है. सबसे पहला ई नोट और बी नोट के टर्म्स में बात हो रही ना, तो सबसे पहला हमें पता है ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू सी और दूसरी के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के. तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आई कैन राइट ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के. ठीक है, तो यहाँ से अब वैल्यूज़ मैच हो जाएंगी आपकी. इम्प्लाइज ई नोट इंटू के इज इक्वल टू ओमेगा इंटू बी नोट. अभी हमारा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है ओमेगा इंटू बी नोट ई नोट इंटू के. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14. ऑप्शन ए ही इसका सही आ रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. कंसिडर 2 स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एज शोन. स्टेटमेंट 1 द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर बट द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज 0. और स्टेटमेंट 2 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम विद देम. स्टेटमेंट 2 तो इसके लिए बेटा ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. स्टेटमेंट 1 को एक बार देखते हैं. स्टेटमेंट 1 क्योंकि मोमेंटम तो कैरी करते हैं हम, तभी तो फोर्स निकालते हैं इक्वेशन लगा कर. द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज डाउनवर्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर बट द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज 0. ठीक है, हाँ, तो इसका 1 की वजह से 2 पे 0 है और ये डायरेक्शन भी ठीक है. स्टेटमेंट 1 भी सही है 2 भी सही है, बट क्या ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं? क्या ये कोरिलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे. तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट 1 2 बोथ आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. क्वेश्चन नंबर 16. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 50 हर्ट्ज वेरिएबल वोल्टेज सोर्स. द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स एट एन इंस्टेंट व्हेन द voltage of source is 200 volts
ठीक है, तो आपको वो क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स एट द इंस्टेंट व्हेन द वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज 200 वोल्ट। उस इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बतानी है। तो बेटा ये क्वेश्चन ईएम वेव का कम, अल्टरनेटिंग करंट का ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेंगे, बिकॉज हमें करंट थ्रू द कैपेसिटर क्या पता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जिस इंस्टेंट पर पूछा है उस इंस्टेंट पर वोल्टेज आपको गिवन है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, गिवन वैल्यूज आर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 100 माइक्रोफराड एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज न्यू, लिख लेते हैं, एफ नहीं लिखते, न्यू लिख लेते हैं इसको, न्यू इज गिवन एज 50 हर्ट्स। तो इसके अकॉर्डिंग वी विल फाइंड आउट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1/ω/c, तो 1/2 पाई इंटू एफ विच इज़ गिवन एज 50 इंटू सी इज़ 100 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 100 डिवाइडेड बाई पाई ओम्स मिल जाएगा। तो यहाँ से आप यू कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करंट एट द इंस्टेंट, जहाँ पर वोल्टेज 200 वोल्ट्स है, तो v डिवाइडेड बाई एक्स सी दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 2 पाई। ठीक है, 2 इंटू पाई, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 पाई ही है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, एम पाई के बराबर है, 2 पाई इज इक्वल टू एम पाई। तो यहाँ से m इज इक्वल टू आपका एग्जैक्टली 2 के बराबर आ गया, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक गलती आप कर सकते थे, जैसे मैं करने वाला था, क्या करता अभी 6.28 से उसको 7/4 उससे 22/7 से मल्टीप्लाई करता, तो फिर मैं बोलता क्लोजेस्ट वैल्यू 7 है, बट वहाँ पर गलती हो जाती है। इसलिए देखो लास्ट स्टेप आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एम पाई एम्पियर जो है दैट इज़ द करंट, तो एम पाई इज इक्वल टू 2 पाई, तो एम इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द RMS वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज 720 न्यूटन पर कूलम। द एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। देखो एनर्जी डेंसिटी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो हमें एनर्जी के बारे में बताया कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक जो एवरेज एनर्जी है अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 ε0 E0 का स्क्वायर, दिस इज द एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद अगर मैग्नेटिक की बात करें तो मैग्नेटिक में बेटा जो रहेगा दैट इज़, उसको लिखते हैं हम, तो क्या आता है B²/2μ0 ये होती है। ठीक है, अब इसमें हम इसको, क्योंकि हमें बी नहीं दे रखा, तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक ओनली। ठीक है, तो अब इसको इलेक्ट्रिक के टर्म्स में करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2μ0 को एक साइड लिख लेते हैं, और बी को वी कैन राइट एज E/c का होल स्क्वायर। तो B² था, वी कैन राइट इट एज E/c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को दोबारा से अगर देखो, एक चीज़ हमें और पता है कि c इज इक्वल टू 1/√μ इंटू एप्साइलन। ठीक है, तो इसको यूज़ करके वी कैन राइट दिस रिफॉर्मुलेट इट इज़ 1/2 इंटू एप्साइलन E²। अब E को वी कैन राइट E0/√2, तो फिर हमारा भी ये जो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी है वो भी आपकी आ जाएगी 1/4 इंटू एप्साइलन E0 का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी बिकम्स 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2 एप्साइलन E0 स्क्वायर ही आ जाएगा। तो वी विल कैलकुलेट दिस टोटल एनर्जी दैट इज़ U इज इक्वल टू 1/2 इंटू एप्साइलन की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, और बाकी E0 इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज 720। तो 720 का स्क्वायर जो है ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा 4.58 इंटू 10⁻⁻6 जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ गई, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक का सम और एवरेज ओवर द वॉल्यूम। तो आपका जो है 4.58, तो हमारा आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लाइट ऑफ इंटेंसिटी 15 वाट पर मीटर स्क्वायर फॉल्स एट नॉर्मल इंसिडेंस फॉर 1 मिनट ऑन अ प्लेन स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड दिस। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग दिस टाइम इफ द सरफेस इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो सरफेस परफेक्ट एब्जॉर्बर है, यानी कि जो भी आपके लाइट जो इंसिडेंट होगी वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ द लाइट इज़ 0। ठीक है, तो हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो आई इज़ गिवन एज 1500 वाट पर मीटर स्क्वायर, ए इज़ गिवन एज 10 इंटू 10 यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻4
तो ये आ गया 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। टाइम इज़ गिवन एज 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स दे रखा है। तो यहाँ से हमें पता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी ओवर एरिया ओवर टाइम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज़ इंटेंसिटी। तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट एनर्जी इज इक्वल टू I80। तो वैल्यूज़ डालेंगे, आई इज़ गिवन एज 1500, एरिया इज 10⁻⁻2 इंटू टाइम इज 60। तो इसको सॉल्व करने पर 900 जूल्स इज द एनर्जी। मोमेंटम अगर निकालें तो E/c आएगा। तो यहाँ से वी विल गेट 900 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ तो ये आपका आ गया 3 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका मोमेंटम आ गया। अब क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम इज़ 0 बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्वर। परफेक्ट एब्जॉर्वर है तो चेंज इन मोमेंटम भी p के बराबर ही आएगा। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6 ओनली। और इसको अगर हम पावर जो फोर्स निकाले, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ही हम निकाले, पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई टाइम इज 60 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करने पर 5 इंटू 10⁻�8 न्यूटन आपको फोर्स मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर। इसके हिसाब से 5 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट रिप्रेजेंट द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड एप्सिलॉन एंड म्यू रिप्रेजेंट्स द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय। तो यहाँ से तो हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी कैन राइट कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जो वेलोसिटी था दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, c नहीं लिखते इसको वेलोसिटी लिख लेते हैं बिकॉज अदरवाइज फिर हमें म्यू नॉट लिखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √1 बाय एप्सिलॉन एंड म्यू, ठीक है। c लिख एप्सिलॉन एंड म्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n से रिप्रेजेंट करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एप्सिलॉन म्यू के, राइट। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और दूसरा किसके लिए दे रखा है, वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू √ एप्सिलॉन म्यू डिवाइडेड बाय √ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है। तो अब एन नोट हमें पता है, एन नोट कितना होता है, एन नोट इज़ 1। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फाइंड आउट करना है। एन नोट इज इक्वल टू 1 बिकॉज फॉर वैक्यूम। तो एन इज इक्वल टू √ एप्सिलॉन म्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो फिर अपना ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, ये सब लोग क्या है, ये है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कॉस्मिक रेज जो हैं दे आर नॉट EM वेव्स। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसको याद कर लेना बिकॉज कॉस्मिक रेज आर नॉट बिल्डअप ऑफ फोटोन्स और एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। तो आपका क्या होगा, दीज आर कॉस्मिक रेज। वैसे इनको रेज नाम दिया जाता है, अदरवाइज दे आर नॉट रेज। तो पहले क्या होता था, इनको रेज समझा जाता था, कॉस्मिक रेज, दैट्स वाई द नेम ऐसे चलता चला आ रहा है, बट कॉस्मिक रेज आर नॉट EM वेव्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Light with an energy flux of 18 watt per centimeter falls on the non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 20 centimeter square, the average force exerted on the surface during a 30-minute time span is. तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेटा जो गिवन वैल्यूज़ हैं हमें पहले उसके अकॉर्डिंग एनर्जी निकालना है। एनर्जी इक्वल्स टू I80 हमें पता था। तो ऐसे I इज़ गिवन एज इंटेंसिटी इज़ 18 watt per centimeter into area is given as area क्या दे रखा है हमें, द सरफेस एज एन एरिया ऑफ 20, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो 18 इंटू मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 18, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 18 इंटू 10⁻, तो आपकी जो बढ़ जाएगी इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटू एरिया इज़ 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू टाइम इज़ गिवन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट्स। तो 30 इंटू 60 ये आपका आ गया एनर्जी। तो दिस इज़ 6.48 इंटू 10⁻5 जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 6.4 इंटू 10⁻5। अब हमें क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम हमें भी पता था क्या था, E/c है।
तो E बाई सी होगा, तो एनर्जी 6.48 अभी कैलकुलेट किया इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई सी इज़ 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁻³ जो है वो आपका चेनिंग मोमेंटम आएगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आपका 2.16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 30 मिनट्स, राइट। तो दैट बिकम्स 1.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन। अब देखो आपको क्या दिया है कि इट इज़ x, और x क्या है, एक इंटीजर है। तो फिर क्या करेंगे, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली हम क्या करने वाले हैं, x को 1 ले लेंगे बेटा, ठीक है। बिकॉज 1 से क्लोजेस्ट, द क्लोजेस्ट इंटीजर विच इज़ इक्वल टू विच इज़ वेरी क्लोज टू 1.2 इज़ 1। तो हम x इज़ एन इंटीजर, तो x की लिए क्या रखेंगे 1। अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 1.2 10⁻6 आ रहे हैं, बट हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 रख देंगे। तो हैंस आवर राइट आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 22, अ लैम्प एमिट्स मोनोक्रोमेटिक ग्रीन light uniformly in all directions. The lamp is 3% efficient in converting electrical power to electromagnetic waves and consumes 100 watt. ठीक है, तो 3% था तो 3 watt का लाइट आउटपुट करेगा. Then what will be the amplitude of the electric field associated with the electromagnetic radiation at a distance of 5 meter from the lamp, right? तो हमारे को 100 वाट इज़ द इनपुट पावर, 3% इज़ द कन्वर्जन एफिशिएंसी फॉर दिस बल्ब. तो आपको एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर आपको क्या निकालना है, दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है. चलिए, तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर बोलें कि I इज़ द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका क्या होगा, I/2 विल बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और I/2 मैग्नेटिक में. तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि I/2 इज़ द इंटेंसिटी, जो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक के टर्म में लिखें तो दैट इज़ 1/4 टाइम्स ε0 E0² C. अभी हमने यूज़ किया था ये फॉर्मूला, ठीक है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि E0 इज इक्वल टू √2I/ε0 C. तो हमें इंटेंसिटी खाली कैलकुलेट करना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल पाएंगे. इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो वी नो दैट I इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई एरिया. पावर इज़ कितना पावर है 5, आपका जो है 5 कितना कन्वर्जन 3%, तो 3 इंटू तो 3 वाट इज़ द पावर, और एरिया इज़ 5 मीटर, तो पाई इंटू r², आपका क्या आएगा, स्फीयर है तो स्फीयर का 4 पाई इंटू r², r इज़ 5 का स्क्वायर, ठीक है. दिस इज़ द इंटेंसिटी. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 ऊपर आ गया और 25 का स्क्वायर इंटू 400 पाई नीचे आ गया. तो 3/100 पाई जो है आपका इंटेंसिटी है. अब हम क्या करेंगे, E0 के फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो √2 इंटू 3/100 पाई डिवाइडेड बाई 8.8, इसका जो है वैल्यू ऑफ ε0 हम यूज़ करेंगे. तो ε0 का वैल्यू हम यूज़ करेंगे दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू C 3 इंटू 10⁸, ठीक है जी. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको जो वैल्यू मिलने वाली है 2.68 वोल्ट पर मीटर. तो क्लोजेस्ट वैल्यू है, क्लोजेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वी विल राउंड इट ऑफ, तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा. तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ करेक्ट आंसर इज इन टर्म्स ऑफ इंटीजर इज 3. तो 3 आपका आंसर आ जाएगा. तो पहले आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है डायरेक्टली, और हमें ये पता होना चाहिए जो इंटेंसिटी है दैट इज विल बी I/2 विल बी द इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय B इज इक्वल टू दिस इक्वेशन. फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी. तो हमें ये इक्वेशन दे रखा है. अब हम क्या करते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अभी पता था कि 1/4 होता है ε0 E0². तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी U एवरेज इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ ε0 E0², ठीक है. तो अब इक्वेशन तो E0 के टर्म्स में दे नहीं रखी, B के दे रखे, तो यहाँ से B0 वी कैन फाइंड आउट. B0 आपको 200 माइक्रो टेस्ला यहाँ पर B0 की वैल्यू मिल सकती है. तो हम पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे मैग्नेटिक के टर्म्स में. तो ये क्या थी, B0/4 μ0. ये फॉर्मूला भी अभी यूज़ किया था हमने, ठीक है. तो B0 हमें पता है 200 इंटू
10⁻⁻6 है और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इज़ गिवन एज, अब म्यू नॉट की वैल्यू जो है हमें क्या दिया हुआ है यहाँ से 200 माइक्रो टेस्ला इंटू, तो म्यू नॉट, अच्छा ये तो वैल्यू कांस्टेंट होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे 200, खाली बी नॉट इज़ द ओनली थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन, बाकी हमने वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करी। तो इसको सॉल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो एवरेज वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 0.008 जूल्स पर मीटर क्यूब। तो जो एवरेज वैल्यू मिलेगी U इज इक्वल टू 0.008 जूल्स पर मीटर क्यूब इज़ द राइट आंसर। जो करेक्ट आंसर आएगा वो 0.008 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। A perfectly reflecting mirror has an area of 1 centimeter square. Light energy is allowed to fall on it for 1 hour at a rate of 10 watt per centimeter square. The force that acts on the mirror is this. Find the value of x. तो ये सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने अभी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एरिया इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा एनर्जी इज गिवन एज 10 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस पर सेकेंड, ठीक है, फॉल ऑन फॉर 1 आवर एट ए रेट ऑफ 10 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वी विल फाइंड आउट पहले एनर्जी की वैल्यू 10 वाट पर सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली ये पावर दे रखा है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो 10 वाट हम खाली वैल्यू लिख लेते हैं इधर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट द फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर टाइम। तो अब क्या करें, मोमेंटम ऑफ द फोटोन हमें पता है क्या होता है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, राइट, या फिर इसको h न्यू बाई लैम्डा लिख सकते हैं, h न्यू बाई सी, सॉरी। तो h बाई लैम्डा और लैम्डा को c बाई न्यू लिखेंगे तो h न्यू बाई सी हमारा जो है मोमेंटम ऑफ द फोटोन आ जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं e बाई सी ऑल्सो, ठीक है। h न्यू इज e, ठीक है। तो h न्यू इज, वी कैन राइट एनर्जी ऑफ द फोटोन डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ से e बाई सी मिल गया बेटा। अब रिफ्लेक्शन पे क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। जैसा आ रहा था रिफ्लेक्ट हुआ तो पहले एक डायरेक्शन में था, मान लो p, तो वो कंप्लीटली डायरेक्शन चेंज करके p, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो आएगा डेल्टा p विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम 2p, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू p आपका e बाई सी था, तो ये आपका अगर 2e बाई सी जो है आपका वैल्यू आ जाएगी चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है। अब इसके आगे हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। तो फोर्स वी कैन इजीली कैलकुलेट जो है दैट एक्ट्स ऑन द मिरर इज, फोर्स हमें अब कैलकुलेट करना है। तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, E की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, और E गिवन है क्या, C तो हमें गिवन है, तो पहले C तो नीचे लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁸ और E वी विल हैव टू कैलकुलेट। एनर्जी इज ऑल्सो गिवन एज 10, ठीक है। तो जो मिरर पे टोटल एरिया पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मिरर का एरिया इट सेल्फ इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी विल बी 10 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 ही आ रहा है इसका वैल्यू, तो 2 इंटू 10 लिख देंगे। तो 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁶, तो 20 बाई 3 इंटू 10⁸ 8 है, 10⁸ 8, तो 10⁻⁻8 आ जाएगा, दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो x विल बी इक्वल्स टू 6.67, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6.67 इज द करेक्ट आंसर। A parallel plate capacitor made of circular plates, each of radius r equals to 60 centimeter, has a capacitance of 10 picofarad. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply with an angular frequency of 300 radian per second. The approximate amplitude of magnetic field at a point 3 centimeter from the axis between the plate is this. Find the value of n. चलिए पहले बेटा गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। तो हमें क्या, रेडियस r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स, कैपेसिटेंस c इज इक्वल टू 100 पिकोफराड, एंड वोल्टेज इज इक्वल टू, ये RMS वोल्टेज है 230 वोल्ट्स, और ओमेगा इज गिवन एज 300 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू
तो 1/ओमेगा इज गिवन एज 300 इंटू सी इज 3 इंटू सी इज कैपेसिटेंस ना, यहाँ पे क्या कर 10⁸ कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10⁸ डिवाइडेड 3RMS डिवाइड DRMS वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं बेटा, तो म्यू नोट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई इंटू IRMS कर लेते हैं 6.9 इंटू 10⁻⁶ और इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, किस डिस्टेंस पे आर इज 60 सेंटीमीटर, तो नीचे दे रखा है कैपिटल आर और वैसे एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर में हो गया। नीचे आपका आएगा 2 पाई इंटू म्यू नोट अपॉन 2 पाई इज 2.2 इंटू 10⁻⁷ और नीचे आर स्क्वायर खाली बच गया, तो दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻² और इसका स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व में करना है। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी दैट इज BRMS जो वैल्यू मिलने वाली है दैट इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। अब यहाँ से वी कैन इजीली फाइंड आउट बी इज इक्वल टू जो है हमें BRMS पता है, B/√2 होता है, तो B इज इक्वल टू √2 इंटू BRMS, √2 टाइम्स ऑफ BRMS। तो इसी वैल्यू को आप √2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको B की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। तो यहाँ से कंपेयरिंग दिस विद द वैल्यू n इंटू 10⁻⁻11, तो इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2, तो n आपका 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25 इज 2। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 2 आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द 25 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिए। कोई डाउट बचे तो डाउट ग्रुप पे आप क्वेश्चन को सेंड करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज सॉल्यूशन क्लास।